नमस्कार। हम लोगों ने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था कि भारत में समाजशास्त्र के विकास में के क्रम में जो पाश्चात्य समाजशास्त्रियों से प्रभावित समाजशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार से हुई। दूसरा जो परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित जो दूसरी धारा थी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। भारत में समाजशास्त्र के विकास की दूसरी प्रवृत्ति के समर्थकों के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा का आधार पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन नहीं होकर भारतीय परंपरागत सिद्धांत होने चाहिए। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अंधाधुन अनुकरण करके ठीक से नहीं समझा जा सकता। ऐसी स्थिति में भारत में समाजशास्त्र का विकास परंपरागत भारतीय शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम भारतीय समाज को सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। इस प्रवृत्ति के समर्थकों में आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर भगवान दास, A.K. सरन, डॉक्टर नागेंद्र, नर्मदेश्वर प्रसाद इत्यादि हैं। आनंद कुमार स्वामी और डॉक्टर भगवान दास ने भारतीय संस्कृति का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया। इन विद्वानों की मान्यता है कि पश्चिम के लिए गए सिद्धांतों और अवधारणाओं के आधार पर हम भारत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। भारतीय समाज और पाश्चात्य समाजों के सामाजिक मूल्य, जीवन दर्शन और संस्कृति में कुछ ऐसे मौलिक अंतर हैं कि पाश्चात्य सिद्धांत यहाँ के लोगों को भारतीय समाज के को वास्तविक रूप में समझने में मदद नहीं दे सकते। इन दोनों विद्वानों के अनुसार परंपरागत भारतीय विचारों का अध्ययन तार्किक दृष्टि से किया जाना चाहिए। प्रोफेसर सरन ने भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन के लिए सामाजिक मूल्यों को भलीभांति समझने पर जोर दिया। नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था का अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज और संपूर्ण जीवन व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया है। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय समाज, सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति इतने व्यापक और जटिल हैं कि इनके अध्ययन में हम संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं। इसी तरह से P.N. प्रभु ने अपनी पुस्तक द हिंदू सोशल सिस्टम और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही विचार उल्लेखित किए हैं। आज अधिकतर समाजशास्त्री ये मानने को तैयार नहीं हैं कि केवल परंपरागत भारतीय सिद्धांतों के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। आजकल लोग बौद्धिक समन्वय में विश्वास करते हैं। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो कुछ कार्य हुआ है उस पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। यहाँ दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि जो कुछ परंपरागत भारतीय चिंतन का या सिद्धांत है उन्हें हमें छोड़ना ही है तथा जो कुछ पाश्चात्य है उसे ग्रहण ही करना है। भारत की समाज व्यवस्था को ठीक से समझना और यहाँ समाजशास्त्र के एक विज्ञान के रूप में विकास में न केवल परंपरागत भारतीय सिद्धांतों का बल्कि यहाँ जहाँ आवश्यक और लाभदायक हो पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और अवधारणाओं का सहारा लिया जाना चाहिए। तीसरा है पाश्चात्य और भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के समन्वित चिंतन से प्रभावित जो विचारधारा है। इस प्रवृत्ति के समर्थक डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घूर्य, डॉक्टर R.N. सक्सेना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से परंपरागत और आधुनिक विचारों के समन्वय पर जोर दिया। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि समाजशास्त्रीय विचारों को भली भांति समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उनकी मान्यता है कि समाज के सामान्य सिद्धांत को समझने के लिए समाज की संस्तरणात्मक प्रणाली यानी कि हायरार्किकल सिस्टम और साथ ही
उस समाज में मौजूद अलौकिक विश्वासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपराओं से प्रभावित होकर आपने भारत में पारिस्थितिकीय समाजशास्त्र इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी के विकास की काफ़ी कोशिश की। आपकी एक प्रमुख देन प्रवासिता का सिद्धांत है। आपने अपने विचारों के प्रतिपादन में और जो उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी उनमें से हैं डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स, सोशल इकोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यू। इसका हम अगली बार इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने भारत के समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया। आपका दृढ़ विश्वास है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं कोई चिंतन है, स्वयं की कुछ मान्यताएं हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आप भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय परंपराओं के अध्ययन को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। आपने तो यहाँ तक कहा कि इन परंपराओं का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए का प्रमुख कर्तव्य है। उनका मानना था कि भारत में अनुसंधान कार्य केवल पश्चिम के आयातित सिद्धांतों, अवधारणाओं और अध्ययन पद्धतियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ अनुसंधान के लिए भारतीय परंपराओं, प्रथाओं, संस्कारों, जनरीतियों आदि को ठीक से समझा जाना चाहिए। यहाँ भारतीय संस्कृति पर समय समय पर अन्य संस्कृतियों और विशेष रूप से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतिकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं भी आरंभ हुई। उनका दृढ़ विश्वास रहा कि भारत में पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन के आधार पर ही समाजशास्त्र का उपयोगी ढंग से विकास हो सकता है। इन्होंने जो प्रमुख किताबें लिखी थी वो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटीज़, पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस। डॉक्टर जी.एस. घुरिये, इनके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। इनकी मान्यता थी कि केवल पश्चिमी सिद्धांतों की अंधाधुंधकरण के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन की आवश्यकता है। पश्चिम में समाजशास्त्र का जो कुछ विकास हुआ है, जो कुछ सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित हुई हैं, जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, उन्हें भारतीय परिस्थितियों और समाज व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना उसी रूप में अपनाना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करके भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर समन्वित चिंतन के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। आपकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। डॉक्टर R.N. सक्सेना भी इस प्रवृत्ति के ही समर्थक थे। आपकी मान्यता थी कि इस परंपरागत भारतीय सिद्धांतों को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। आपने बताया कि पुरुषार्थ सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व्यक्ति के सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का आधार है और समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर विशेष जोर देना चाहिए। आपके अनुसार प्राचीन भारतीय विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत में समाजशास्त्र के विकास की अन्य प्रवृत्तियां मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित रहीं। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित रहे। हालांकि आपने सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन के आधार पर समाज व्यवस्था को समझने पर जोर दिया। भारत में समाजशास्त्र के विकास में उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त डॉक्टर P.N. प्रभु, प्रोफेसर सच्चिदानंद, डॉक्टर योगेंद्र अटल, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर L.P. विद्यार्थी, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर M.S.A. राव, प्रोफेसर Y.B. दावले, श्रीमती इरावती कर्वे, डॉक्टर T.K.N. युनिनाथ, डॉक्टर ब्रिजराज चौहान, प्रोफेसर P. नागेंद्र, प्रोफेसर T.K. उमन और प्रोफेसर K.L. शर्मा,
ये उल्लेखनीय है। आजकल एक और नया एक आयाम शुरू हुआ है, एक दृष्टिकोण जो जिसे हम कहते हैं सबाल्टर्न स्टडीज़, जिसमें डेविड हार्डीमैन और अंबेडकर के जो परिप्रेक्ष्य हैं, जो नीचे से उठ के और नीचे से देखने वाला समाजशास्त्र, जो दलित साहित्य है उसमें समाजशास्त्र की खोज करना, ये एक नया धारा प्रवाह शुरू हुआ है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद और अब तक भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन में बहुत स्पष्ट हमें दशा और दिशा दिखी है। यहाँ अन्य देशों से आयातित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को भारतीय समाज व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाए जाने की प्रवृत्ति है। भारतीय समाज संस्कृति, सामाजिक चिंतन और समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार हुआ है। यही कारण है कि यहाँ समाजशास्त्र के किसी निश्चित पुष्ट परंपरा का अभी विकास चल रहा है। और इस दृष्टि में ये भी महत्वपूर्ण है कि नए नए कॉलेजेस में समाजशास्त्र एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही लोकप्रिय विषय रहा है और इसका समाज में जो योगदान है, समाज को समझने में, समाज की आर्थिक व्यवस्था को समझने में, मतलब सोशियोलॉजी ऑफ मतलब इकोनॉमी एंड सोसाइटी को समझने में, पॉलिटी एंड सोसाइटी को समझने में, हमें सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट को समझने में, ये सब लॉ एंड सोसाइटी को समझने में, इस सब को समझने में एक समग्र जो दृष्टिकोण रहा है, उसमें समाजशास्त्र का एक विशिष्ट योगदान रहा है। धन्यवाद। कल हम राधा कमल मुखर्जी को के विचारों के बारे में ध्यान देंगे। धन्यवाद।